नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लोकतंत्र भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव में शामिल होने वाले, इस उत्सव में भाग लेने वाले बड़े बड़े राजनेता, धन, बल, ताकत, राजनेता और राजनीतिक दल सभी अपना पुरजोर इसमें लगाते हैं। लेकिन धन, बल और ताकत के सामने भी एक अकेली जनता होती है और वो जनता उस धन, बल, ताकत, रणनीति उन सब से अलग अपने हिसाब से सोचती है और उसी को नतीजों के रूप में जब हम चुनाव परिणाम देखते हैं तो समझ में आता है। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की सफलता के लिए देश के प्रधानमंत्री 1 महीने में 2 बार राजस्थान, जयपुर, गुलाबी शहर, राजस्थान की राजधानी पहुंचे। 2 बार पहुंचे ही नहीं, 3 दिन जयपुर में रहे हैं, कल शाम को वापस गए थे। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी ने रणनीति के तहत अपनी कैबिनेट जब बनाई तो विधायक चुना हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि उम्मीदवार जिसका नाम विधानसभा के लिए तय किया गया, उसे कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे, आचार संहिता का हवाला दिया गया, विपक्ष, चुनाव आयोग भी पहुंचा। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस बात को नहीं सुना, जनता ने क्या उस बात को सुना? या फिर कांग्रेस में सहानुभूति की लहर उम्मीदवार को मिली? आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरपी विजय, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। गोविंद चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। गोविंद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, गंगानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आरपी विजय जी, सत्तारूढ़ पार्टी एक सीट अपने पक्ष में लाने में कामयाब नहीं हुई। जनता जनतंत्र में सर्वोपरि है, लेकिन जनता का ये जनादेश क्या कहता है? मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आप बात सही कह रही है। आज कर्णपुर में हमारी हार हुई है। इस हार को हम जनता का निर्णय मानते हुए स्वीकार करते हैं। बट एक बात माननी पड़ेगी, ये सहानुभूति की जीत थी, नो डाउट, क्योंकि जो उनके पिताजी थे पहले पिछली बार लड़े थे और उनको भी कैंडिडेट बनाया था, बट उनकी डेथ हो गई तो उसकी वजह से उनके बेटे को कैंडिडेट बनाया और हमने हमारी बेस्ट एफर्ट्स किए हमने कि किसी भी तरीके से हम इस चुनाव को जीते और जीतने की चेष्टा करी। बट इतना जरूर मानना पड़ेगा कि पिछली बार हम 3rd पोजीशन पे थे, इस बार हम 2nd पोजीशन पे आए हैं और अगर हार जीत का अंतर भी देखें तो 11,000 समथिंग वोटों का अंतर है। अगर मैं कहता हूं कि आप पार्टी के अगर कैंडिडेट को अगर जोड़ लेते जो पिछली बार 2nd पोजीशन पे आए थे और इस बार उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट लड़े थे, इस बार वो आप पार्टी से लड़े, तो मैं कहता हूं कि अगर उसको जोड़ लेते हैं तो हमारी हार नहीं है। बट ये हकीकत में हमारी हार हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हकीकत में हार 1 वोट की हो, चाहे 11,000 वोटों की हो, चाहे जीत 1 वोट की हो, चाहे 11,000 वोट की हो, बट ये जीत उनकी है, कांग्रेस के। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज की तारीख में आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम हुआ है और हमारी सिचुएशन भी बदली है, बट हम जीत नहीं सकते, उसका हमारे है। और हमारी पार्टी हमेशा जीत हो रहा कुछ भी हो उसका समीक्षा करती है और हम समीक्षा करेंगे क्या कारण रहे कि आज हम ये सबसे महत्वपूर्ण सीट हम हार गए। और नो डाउट आप जो कह रहे हैं कि भाई उनको एक कैबिनेट का मंत्री भी बनाया था, कैबिनेट के अंदर हम इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ उनको मंत्री बनाया था और ये शायद प्रयोग हमारा, हमने जो सोचा था कि भाई इस तरीके से, बट सिंपैथी इसके ऊपर चली गई और सिंपैथी की वजह से वो वोट उनको मिले। हम उनको बधाई देते हैं और हमारी में क्या कमियां रही उसकी हम समीक्षा करें। बधाई आपको भी आरपी विजय जी कि आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि चिंतन, मंथन, मनन करेगी पार्टी। लेकिन आरपी विजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि सहानुभूति के ज्यादा मंत्री उनको मिलता, अपने इलाके में काम करता, जनता ने उस लोभ और लालच की बजाय भी सहानुभूति यानी संवेदना यानी मानवीयता यानी कि लोकतंत्र में भी
उन सब मूल्यों को बनाए रखा। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ साहब, जो रिजल्ट आ चुका है, जो चीज सामने आ चुकी है, बट आज हम कर्णपुर की जनता को, गंगानगर की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हम हार गए हों, बट हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। हम जिस तरीके से सेवा करते रहेंगे, जिस रोड जहां हम जीते हैं उनकी सेवा करेंगे, सेम सेवा हम यहाँ करेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं। हारना अलग चीज होती है, बट हमारी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट हाँ, हमको ये फर्क पड़ा है कि आज की तारीख में हम जीत के जाते तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते, बट आज भी हम काम ये विश्वास दिलाते हैं कर्णपुर की जनता को, गंगानगर की जनता को, कि हम उनकी सेवा में कार्य करेंगे। ये विश्वास तो आपको दिलाना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने चुना आपको इसलिए है। 115 आपको सीट इसलिए दी है। 200 विधानसभा जहां होती है वहां पर एक विधानसभा की अहमियत होती है। गोविंद चतुर्वेदी जी, यहाँ पर इस एक विधानसभा में सत्ता पक्ष की हार, और वो भी तब जब मंत्री जो है वो उस कैंडिडेट का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया। जनता ने इससे क्या संदेश दिया है? नहीं मीना जी, सबसे पहले जैसे आपने कहा, मैं भी विजय जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ अपनी बात रखी, जो आमतौर पर नहीं रखी जाती इस तरह किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा। लेकिन जो आपने कहा कि मंत्री बनाने के बाद भी जो सारे बेस्ट एफर्ट्स थे, उनके बाद भी अगर गंगानगर की जनता ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को नहीं जिताया, तो उसके अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो जगदीश जी और राजीव जी दोनों हमारे सीनियर साथी हैं। तो जनता का जो मूड है वो अलग तरह का होता है, और हर जगह का मूड अलग तरह का होता है। गंगानगर की जनता भी बहुत अलग तरह के मूड वाली है। गंगानगर, हनुमानगढ़, उन दोनों जिलों को अपन लें तो अगर आप पीछे जाके देखें तो 93 में यहाँ तो टीटी जी थे जिनको के मंत्री बना के बीजेपी ने, जो शायद बहुत अच्छा दाव नहीं था। और साफ साफ कहें, अच्छा बुरा मानने की बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ इस शब्द को, लेकिन चुनाव आयोग और सारे कानून कायदे सबको ठिकाने लगा के एक तरफ रख के बीजेपी ने प्रयोग किया था। जो विजय जी ने कहा वो प्रयोग तो गंगानगर की जनता ने अपना दे दिया आदेश। लेकिन 1993 में जब आप जाके देखेंगे तो भैरों सिंह जी श्री गंगानगर में तीसरे नंबर पर रहे थे। सबको पता था कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाले हैं। 90 से 91 के एक साल में वो रह चुके थे, और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तब की सूरत 90 से 92 और फिर उसके बाद की सूरत है सबको पता था। बीजेपी की लहर चल रही थी उस समय, तो तब भैरों सिंह जी तीसरे नंबर पर रहे थे उसी गंगानगर में। तो गंगानगर की जनता का और हर जगह की जनता का मूड अलग होता है। और जनता ने ये बता दिया कि भाई अब उसको शब्दों पे जाकर के कोई स्वाभिमान कहेगा, कोई अभिमान कहेगा कि स्वाभिमान की रक्षा की गंगानगर की जनता ने अपने, या कहेंगे कि अभिमान को तोड़ दिया बीजेपी के को, जो कुछ भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहें तो यह है कि जनता ने अपना ये मूड दिखा दिया कि इस तरह की चीजों से, और मैं इसको सरकार के ऊपर शायद कोई भी नहीं मानेगा अभी से, क्योंकि अभी एक महीना और कुछ दिन ही हुए हैं सरकार को बने, तो ये सरकार के ऊपर कोई मोहर नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए एक मोहर है, बीजेपी के काम करने के तरीके पर है कि ये शुरुआत जहां हुई है, और जो शुरुआत हमने पिछले 1-1.25 महीने में देखी कि अगर कांग्रेस कोई काम गलत कर रही थी तो बीजेपी भी उससे ज्यादा गलत कर रही है। जो बीजेपी खुद ही कहती थी कि ये कांग्रेस के दिल्ली से मुख्यमंत्री तय होते हैं, कांग्रेस के दिल्ली से मंत्री तय होते हैं, कांग्रेस के विभाग दिल्ली से बंटते हैं, या इतना टाइम लग रहा है, वही सारी चीजें। 1 महीने से ज्यादा समय बीजेपी को भी इन सब चीजों में अब तक लग गया। तो कुल मिलाकर के जनता ने उन चीजों को देख करके अपना वोट दिया है, और उसने शायद सबक लेने के लिए वोट दिया है कि इससे आगे के लिए सबक लेना चाहिए कि जो भी राजस्थान के काम हैं, राजस्थान को जिसको स्वाभिमान की बात करते हैं, राजस्थान का अपना अलग स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान के अकॉर्डिंगली ही भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान को लेना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान के भीतर एक बहुत पतली सी लेयर होती है, बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग समझ पाते हैं वो जनता के मूड में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी की कार्यशैली है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यही मान लिया होगा कि ये सीट हम 100% जीतेंगे ही।
उन्होंने चुनावी रणनीति के तहत उस सीट को जीतने का वो प्रयास किया था। उस प्रयास में हार की हमेशा आशंका और संभावना, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो मैच्योर है, उसकी लीडरशिप जो मैच्योर है, और वो जो चुनावी प्रबंधन के अपने आप को बादशाह और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारे चुनावी प्रबंधन पर रिसर्च होना चाहिए, और सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक चुनावों में लगातार सफलताएं मिली हैं। बहरहाल सवाल ये राजीव तिवारी जी कि क्या इस एक सीट के फैसले से बीजेपी की कार्यशैली में कोई इसका असर आप देखेंगे? असर तो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर अपने आप को पहले से ही बहुत कमजोर समझती थी, और इसीलिए उन्होंने एक दांव खेला था कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले से ही मंत्री पद दे दो, तो वहां की जनता के ऊपर ये एक प्रभाव जाएगा कि भाई हमारे क्षेत्र से एक मंत्री मिल गया है, और उसको विभाग भी दे दिए थे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरे जो कृषि से रिलेटेड जो विभाग थे, और जो वहाँ का मूल व्यवसाय भी है उस इलाके का, वो सारे विभाग उनको दे दिए थे। तो इससे ये जताने की कोशिश की थी कि आप सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जिता दीजिए, और सारे ये देख लीजिए कितनी सुविधाएं आपको हमने पहले से उनको मंत्री बना दिया है, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बना दिया है, तो सारे काम आपके वहाँ बहुत बढ़िया से होंगे। लेकिन जनता इस बात को समझती थी कि ये दाव क्यों खेला गया, और उसका उन्होंने उनको परिणाम भी दे दिया। तो अब यही चीज देखने की है कि जब बीजेपी को इससे कोई हार से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है कोई प्रदेश में या उसमें, लेकिन कांग्रेस के साथ उसको बड़ा फायदा इस बात का है कि पूरी जो 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पूरी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा इससे, कि भाई हम देखो हारने के बावजूद, विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद, हमारी सरकार जाने के बावजूद भी हमने ये सीट निकाल ली, पहला चुनाव उसमें हमने जीत हासिल कर ली। तो ये एक जो मनोवैज्ञानिक असर है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक बड़ा पड़ेगा, और बीजेपी को अब ये सोचना चाहिए कि प्रलोभन की राजनीति के बजाय, जैसा कि विजय जी ने अभी कहा भी कि वो हार को बहुत अच्छे से स्वीकार किया उन्होंने, उनको साधुवाद, लेकिन अब बीजेपी के अंदर इस बात का मंथन जरूर होना चाहिए कि हम प्रलोभन की बजाय जो हमने वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में या चुनाव के दौरान जो भी वादे किए हैं, अब उनको तत्काल लागू करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी, तत्काल तो अब कैसे हो सकता है, लेकिन जल्दी से जल्दी लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो उनकी जो सुविधाएं हैं, जो वादे थे, जो कार्य उन्होंने गिनाए थे अपने करने हैं, वो सारे काम जो है वो अब मेरे ख्याल में करेगी भी पार्टी जल्दी, क्योंकि ये हार से उनको ये समझ भी मिले। एक तरफ बीजेपी को ये मालूम था कि इस विधानसभा सीट पर उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उनके पास प्लस है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में इसे अपने पक्ष में लाने के लिए वो क्या क्या दांव चेस पर खेल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में जनता भी है। जगदीश शर्मा जी, ये जो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी, और तीसरी तरफ जनता और उस विधानसभा क्षेत्र की, तो जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव परिणाम से? मीना जी, ऐसा है, जनता को तो उनका उम्मीदवार मिलेगा ना, उनका एमएलए मिल गया है, और जनता को क्या मिलना था? ये जरूर था कि अगर वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताते तो एक मंत्री मिल जाता। इन दोनों में फर्क है, एक एमएलए मिला है अभी केवल, और जिताते बीजेपी वाले को तो एक मंत्री मिलता, और जो कुछ भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आप जानते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गंगानगर में कभी भी परंपरागत तौर पर कोई बहुत सक्सेसफुल पार्टी रही हो कैंडिडेट जिताने में, ऐसा नहीं है। उसका रिकॉर्ड पहले भी ऐसा ही था। गोविंद जी ने भी बताया कि भैरव सिंह शेखावत भी हार चुके हैं एक बार वहां से, राधेश्याम गंगानगर से, और दूसरे नंबर पर थे सुरेंद्र पाल, जो कि जनता पार्टी के टिकट पे लड़े थे, ये बीजेपी से लड़ते थे।
लेकिन एक भैरव सिंह जी ने एक प्रयास करने की कोशिश की थी, क्योंकि गंगानगर में हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ तो बाद में बना है, गंगानगर ये पूरा जिला था, इसमें कभी भी बीजेपी को कोई एक सीट मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात थी, मिलती नहीं थी। तो उन्होंने खुद लड़कर ये कोशिश की कि हम जो उम्मीदवार खड़े करें उन सबको एक सपोर्ट बेस मिले, कि भाई खुद चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो आदमी आकर यहाँ लड़े। तो इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा, और 2 जगह से लड़ रहे थे, तो एक जगह से जीत भी गए थे, वो शायद छबड़ा था दूसरा या कुछ ऐसा, बाली था, बाली। हाँ, बाली में। तो ये लड़कर उन्होंने अपना बेस बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़े तो वोट ढंग से मिले, ताकि आज नहीं तो 2 इलेक्शन बाद, 3 इलेक्शन बाद उनको एक आध कैंडिडेट जिताने की कोशिश हो। आप अभी का रिजल्ट भी देख लीजिए, अभी भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीती है। और ये जिनके निधन की वजह से ये चुनाव हुआ, उपचुनाव जो हुआ, वो खुद बहुत पॉपुलर आदमी थे, कुन्नर साहब, तो खुद भी बहुत मजबूत कैंडिडेट और पहले भी जीत चुके। तो अभी उनके निधन से एक सिंपैथी लहर चलती है इलाके में कि अपने कुन्नर साहब का निधन हो गया, बेटे को टिकट दिया है, बेटे के प्रति एक सावधानी। एक मेरे को और बात पता चली जो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए अगर आप लोगों को भी पता चला, वहां कोई सिख की पगड़ी को लेकर एक इशू बन गया था। मुझे मालूम नहीं कि ये कितना सत्य है या नहीं, लेकिन मेरे को आज किसी ने, उसी इलाके के आदमी ने बताया कि एक पगड़ी को लेकर एक इशू बन गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा था, उनके विरुद्ध था एक तरीके से। वो इशू एक सिंपैथी वेव तो ये थी कि भाई बेटा लड़ रहा है, अचानक ही जो है पिताजी की मृत्यु हो गई, और दूसरी ये, तो 2 सिंपैथी के रीजन हो गए। वहां सिखों के बीच में पगड़ी बहुत बड़ी इज्जत का मामला होता है, सभी जगह होता है। अपने यहाँ कहते हैं कि पगड़ी रखने का मतलब ही इज्जत रख देना है। तो वो 2 इशू एक साथ मिल गए, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करीब 12,000 वोटों से मात का मुंह देखना पड़ा जी। लेकिन ये इलेक्शन ये भी बताता है कि किसी को मंत्री पद दे देने से कोई पब्लिक पे प्रभाव नहीं पड़ता है कि भाई मंत्री पद दे दिया तो अब इसको जिता ही दो। दुनिया में, हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कि चीफ मिनिस्टर तक आ रहा है। उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हार गए बाई इलेक्शन, फिर उनको दोबारा लड़ाया गया, फिर दोबारा, और दूसरी दफे में जाकर उनको वापस चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये बड़ी बात नहीं है कि एमएलए के पोस्ट पर हार गए या क्या हुआ, लेकिन भजनलाल सरकार के लिए ये जरूर एक सबक की बात है, जिन्होंने ये प्रयोग करके देखा कि भाई मंत्री पद देके देखते हैं। इस प्रयोग में भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, या फिर उनकी टीम, उनका कितना सच में ही, उनकी कितनी जो कहना चाहिए सिक्का चला होगा, या उसमें रणनीतिकार कोई और थे। इन रणनीतिकारों की अगर हम चर्चा करें तो राजेंद्र राठौड़ उस इलाके से आते हैं, चुनाव प्रचार में बड़ी वो पंजाबी बोलते हुए भी नजर आए थे। गोविंद गोयल जी, फिर गंगानगर में क्या ऐसा रहा, एक बयान जो है टीटी साहब का, उसकी जो चर्चा यहाँ पर जगदीश जी ने की है, सिर्फ एक वो स्टेटमेंट तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। तो देश के प्रधानमंत्री आए तो सबसे पहले आते ही उन्होंने भैरव सिंह जी का जिक्र किया। भैरव सिंह जी भी वहां गए, भैरव सिंह जी गंगानगर पहुंचे, 2 जगह से चुनाव लड़के उन्होंने हालांकि सेफ रास्ता चुना, लेकिन आज तक उस चुनाव को याद किया जाता है कि भैरव सिंह जी को हराया किसने? राधेश्याम गंगानगर ने। तो क्या वजह है कि उस इलाके की जो जनता है वो बीजेपी से नाराज है? ऐसा नहीं है डॉक्टर मीना, बीजेपी से नाराज नहीं है। असल में क्या होता है कि जो बड़े लीडर हैं जयपुर और दिल्ली बैठने वाले, वो श्री गंगानगर जिले की राजनीतिक मिजाज को पहचानते नहीं है। गंगानगर जिले के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, वो इस प्रकार के प्रलोभन में आते नहीं है। भैरव सिंह जी ने 93 में जो चुनाव लड़ा 2 स्थानों से, उन्होंने बीजेपी की एक लहर आरंभ की, अपना एक बजट बनाया। उससे पहले केवल 1990 में कर्णपुर से बीजेपी के कुंदनलाल मिगलानी चुनाव जीते थे, बीजेपी की वो पहली जीत थी। अगर हम कर्णपुर की वर्तमान स्थिति की बात करें
तो जनता को ऐसा लगा कि बीजेपी ने हमारे कैंडिडेट को मंत्री बना दिया, अब हमारी तो जरूरत ही नहीं है। चुनाव अभी हुआ नहीं है, परिणाम अभी है नहीं, वोटिंग हुई नहीं है, उससे पहले सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जी को मंत्री बना दिया, तो जनता को लगा भी हमारी वोटर की कहां जरूरत है यहाँ पे। बस इसका रिएक्शन हुआ, सहानुभूति थी। कुन्नर साहब की धर्मपत्नी ने पहली बार राजनीतिक मंच पर आके अपने बेटे के लिए वोट मांगे, तो ये काफिला जो है बढ़ता चला गया। इस प्रकार से माहौल बना कि बीजेपी को वोटर्स की जरूरत नहीं है। दो मैसेज कन्वे हुए, एक तो जिले में बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीते, एक तो थे गुरवीर सिंह जी बराड़, दूसरे जयदीप जी बिहानी। जनता को लगा भी अगर आपने गंगानगर जिले को मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व देना है तो जो जीते हैं उनमें से बना देते। चुनाव बीच में चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक बीजेपी की कैंडिडेट को मंत्री बनाना, उनको लगा कि हमें एक प्रलोभन दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि आपके मंत्री बना दिया। बस ये जो रिएक्ट हुआ, जनता में एक लगा कि हमारी उपेक्षा होगी, हमारी भावनाओं की कदर नहीं है, तो उसको उल्टा लिया। उन्होंने अपना मिजाज है कि हम इस प्रकार का जो है वो हमारे पास स्वाभिमान को चोट लगती है कि हमें पूछा नहीं है, हमारे से पहले जरूरत नहीं हमारी, तो बस उसके बाद जो रिएक्शन होता चला गया, तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के लिए जो 10 दिन के मंत्री हैं अभी चुनाव हार गए। ये अगर बीजेपी आपकी बात बहुत लॉजिकली समझ में आती है कि उस इलाके से जो दूसरे विधायक थे उन्हें विधायक बनाते और फिर आप अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार के लिए कोई भी जाते बड़े नेता, तो समझ में आता। आपने जनता के एक तरह से मैंडेट को बीजेपी ने स्वागत नहीं किया, ये कहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन राजस्थान, चित्तौड़, राजस्थान की पूरी सरजमी जानी जाती इसलिए घास फूस की रोटी खा लेंगे लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। तो इस आरपी विजय जी, इस स्वाभिमान की सच में ही पार्टी के भीतर कोई चर्चा भी हुई कि भाई ऐसा नहीं है कि उस इलाके से कोई नहीं आया? फिर आपने प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों को भेजा जो पहले से हारे हुए हैं। तो पार्टी की रणनीति में कहाँ कमी रही? मतलब ड्यूरिंग कैंपेन, इलेक्शन और जब नाम तय हो रहा था तब भी कोई चर्चा तो इस तरह की जरूर हुई होगी। आप लोग भी जब आपस में बैठते हैं तो पार्टी के लोगों के बीच में ऑफ द रिकॉर्ड भी चर्चाएं होती कि भाई ये फैसला जो है वो कितना सही है। देखो मीना जी, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी पहले भी हमारे मंत्री रहे हुए हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार की तुलना में हमारे वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है और कांग्रेस का कम हुआ है। बट आज हम हारे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। बट हार एक अलग चीज है, बट हमारा इससे कोई इम्पैक्ट हमारी पोजीशन पर नहीं आ रहा है। बट हार एक बड़ी हार इसलिए मानेंगे क्योंकि एक सीट जिसके लिए हमने उपचुनाव हुआ है उसके अंदर हमारी सरकार थी, उसके बावजूद। बट जनरली आपने देखा होगा, सभी ने, जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भी जानते हैं कि जब कभी भी राजस्थान के अंदर इलेक्शन हुआ है वो सिंपैथी के बेस पे जीता गया है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। ये हमारा एक रीति रिवाज रहा है, लोग बाग सिंपैथी के हिसाब से वोट देते हैं। तो वो इस बार भी रिपीट हुआ है, मेरा ये मानना है। क्योंकि चाहे बीजेपी के चुनाव उपचुनाव हुए हो तो वहां बीजेपी जीती है, कांग्रेस का हो तो कांग्रेस जीती है। ज्यादातर 90% चांसेस ये होते हैं कि ऐसा हुआ है। बट हमारी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है उसकी हम समीक्षा करेंगे। और ये मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि आज हम हार गए, कोई बात नहीं, हमारा कैंडिडेट हार गया, उसकी समीक्षा करेंगे। बट साथ के साथ हम ये विश्वास दिलाते हैं वहां की जनता को, उनकी जनता की भलाई के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे, चाहे कर्णपुर की हो चाहे गंगानगर की हो, किसी के नहीं छोड़ेंगे। और जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब बता रहे थे 1993 में जब हमारे भैरू सिंह जी जो हमारे बेसिकली चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे वही 3rd पोजीशन पे आए। तो ये चीज वहां पे जैसे बताया कि स्वाभिमान वहां के लोग स्वाभिमानी होते हैं या उसका मिजाज ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है राजस्थान की जनता के अलावा। जैसे वो पंजाब से जुड़ा हुआ है, उनका मिजाज ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। ये मैं कई जगह सुन चुका, मैं अभी और डिबेट में भी था, वहां पर भी ये चर्चा आई थी। तो मेरा कहने का ये है कि डेफिनेटली कुछ हो सकता है, मैं इतना नहीं समझता उस इलाके के बारे में, तो बहुत ज्यादा कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बट ये जरूर है कि हमने जो एफर्ट्स किए थे, पॉजिटिव एफर्ट्स किए थे, कुछ कमी हमारे में रहेगी, उसकी हम समीक्षा करेंगे। और जो भी आगे जो बता रहे थे कि भाई सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बट डेफिनेटली आज की तारीख में हम ये देखेंगे कि हार क्यों हुई हमारी। आज उनको मंत्री भी बना दिया गया था, तो वहां की जनता का भी रुझान चेंज होना चाहिए था, बट वो भी नहीं हो पाया। इसका मतलब जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई वहां की जनता का मिजाज आलटूगेदर डिफरेंट होता है, वो सामने प्रकट हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, और ये तो समीक्षा बैठक के बाद में हम चाहे हार की हो चाहे जीत की शुरू करते हैं तो करेंगे। राजनीति में सत्ता निरंकुश बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण निरंकुश बनाती है, ये हम सुनते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। लेकिन गोविंद चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले गोविंद गोयल जी एक बार वापस आपसे ये और समझना चाहेंगे कि वहां के जिन कैंडिडेट्स का आपने नाम लिया कि जो चुनाव जीते और पार्टी में मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते थे, जिन्हें शामिल नहीं किया गया, तो बीजेपी की जो इंटरनल गुटबाजी है, जो कि राजेंद्र राठौड़ के हारने का कारण वो खुद खुलेआम मंचों पर कह रहे हैं, तो क्या वहां पर इस तरह की इंटरनल बीजेपी की गुटबाजी ने भी डैमेज किया? देखिए, गुटबाजी तो इतना डैमेज बेशक ना कर पाई हो, लेकिन सबके दिमाग में, सबके मनों में ये बात जरूर थी कि अगर आपको सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना था तो गुरवीर सिंह बराड़ को दिया जा सकता था। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की वरिष्ठता को अगर सम्मान देना था तो वो 5 तारीख को देते, वोटिंग के बाद देते, 8 तारीख को देते। ऐसा क्या आफत आई, इतनी क्या इंपॉर्टेंस सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी की थी जो बीच चुनाव में उनको मंत्री पद दिया गया? बस यही बात सबसे ज्यादा जो है एक दिमाग में, एक मन में एक पैदा हुआ कि अगर सिख कम्युनिटी का आदमी चाहिए, जिले को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए चाहिए, तो आपके पास गुरवीर सिंह बराड़ हैं, युवा हैं, जो युवा चाहिए था। जी, और कांग्रेस की गुटबाजी जो है उसकी भी बहुत आज चर्चा हो रही है गोविंद गोयल जी, वो ये कि इसका क्रेडिट गोविंद सिंह डोटासरा को दिया जाए या इसका क्रेडिट सचिन पायलट को दिया जाए। खेमेबाजी वहां पर भी जबरदस्त लगातार है। अगर आपका इंटरनेट सही है गोविंद जी, नहीं तो मैं गोविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद वापस जाएंगे उनके पास। कि एक कांग्रेस पार्टी में आपने कहा कि बड़ी जबरदस्त उनमें एक मोटिवेशन आएगी, जो स्वाभाविक है। पार्टी जब एक तरफ सरकार बन रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आपके स्टेट में है और चुनाव अपोजिशन जीत रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी पार्टी का मोराल बढ़ता है। लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाएगा, किसने ज्यादा रोल प्ले किया, ये सब भी शुरू हो गई है कांग्रेस के भीतर। नहीं, क्रेडिट तो देखिए, अभी इस समय तो अब गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अध्यक्ष हैं, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के नाते अशोक गहलोत हैं, तो ये सब चीज़ें जिनको भी क्रेडिट देनी है वो पार्टी के तौर पे पार्टी अपने ऊपर लेती है, वो क्रेडिट तो पार्टी का ही माना जाएगा। इंडिविजुअल लीडर्स जो जाके आए हैं, अब मान लीजिए गोविंद जी, हमारे गोविंद गोयल जी बैठे हैं, तो वहाँ कैंपेन में जब दिख रहा था कि पिछली सरकार की, गहलोत सरकार की स्कीमों के भी वहाँ अच्छे होल्डिंग्स लोगों ने हाथ में ले रखे थे, तो उनके कितने इफेक्ट थे नहीं थे वो सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेट जो राजीव जी कह रहे थे और सब लोग कह रहे हैं कि भाई जीत कांग्रेस की हुई, बीजेपी ने उस चुनाव को लूज किया, वो है। उसमें और फैक्टर्स भी जो अभी आप उनसे बात कर रही थी गोविंद गोयल जी से, उसमें आया तो पार्टी की लीडरशिप के, पार्टी के आपस के भी, मान लीजिए वसुंधरा जी भी वहाँ नहीं थी करणपुर में, शायद मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा नहीं कि कभी वो वहाँ इस चुनाव के दौरान गई हों। तो इन चीज़ों के भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति में और वोटर के दिमाग पर सब चीज़ों का फर्क होता है। अभी हम जब जाकर के जो बातें हम सारी कर रहे हैं कि गंगानगर में फर्क क्यों नहीं हुआ, बीजेपी गंगानगर में एंटर क्यों नहीं कर पाई, केवल एक मिगलानी करणपुर से जीत के रह गए 1990 में, उसके बाद 3 चुनाव ये जीत गए कुन्नर और 2 चुनाव ये जीत गए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी दोनों बार मंत्री थे वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में, तो वहाँ क्या काम हुआ नहीं हो। लेकिन बेसिक आप फिर वहीं जाकर के देखिए कि राजस्थान की गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर मान लीजिए उस जिलों की, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता का मिजाज अलग है। और अगर आपको ध्यान हो तो हम इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के समय से जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीजेपी लीडरशिप को राजस्थान के लिए कम से कम वो पैटर्न नहीं अपनाना चाहिए जो देश के दूसरे राज्यों, कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। रिमोट से राजस्थान 5 साल चल जाएगा गवर्नमेंट अगर चलनी है तो, लेकिन 5 साल बाद फिर सूरत दूसरी तरह की होगी, क्योंकि यहाँ की जनता
उन चीजों को पसंद नहीं करती। जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि रोटी खा लेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन जिंदा इज्जत से रहेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को उन चीजों पर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। वरना भैरों सिंह शेखावत को तो हारने की और तीसरे नंबर पर रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बेसिक वो, और इसके साथ जनता के मिजाज के साथ एक बात जरूर जो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, विजय जी उसको किस स्पिरिट में लेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के लेवल पर और राजस्थान के लेवल पर भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर बावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी या दिगर जितने भी नेता थे उस समय बीजेपी के, ये करते थे, तो वो चाल चरित्र और चेहरा बहुत ईमानदारी की बात में अब आज वो नजर आता नहीं बीजेपी का। कहीं ना कहीं बीजेपी एक चीज पर टिकी हुई है, धर्म के ऊपर। तो धर्म तो मान लीजिए, धर्म आप भी, राम को आप भी मानती हैं, मैं भी मानता हूँ, जितने भी शायद यहाँ हम पांचों छहों पैनल आपके साथ 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, पांचों मानते हैं। राम को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। लेकिन किसी एक चीज पर तो उसके बजाय ब्रॉड वे में सरकार चलानी चाहिए। तो वो जो आप कह रही हैं वो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वो तो सबके होते हैं, जिसके खाते जाते हैं आज मान लीजिए क्रेडिट कहीं लेंगे, जिनके खाते हैं वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे सब लोगों के, भाई नहीं जीत पाए। लेकिन वहाँ लोकल लेवल पर भी जो चुनाव लड़ा गया वो शायद गोविंद गोयल जी ज्यादा उसको क्लियर करेंगे, लेकिन लोकल लेवल पे चुनाव लड़ने में भी जिस तरह से शिमला नायक या सोनलाल नायक या एक वो गैदर, क्या डूंगर राम गैदर, इन लोगों को जिस तरह की वहाँ जिम्मेदारियां देके लोकलाइज लीडरशिप के, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है मीना जी कि जब आप एरिया के बाहर के लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं, राज्य के बाहर के लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं, उन लोगों के बेसिक बहुत चीजें हैं जिन पे अभी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आती वो चीज। वहां की न बोली को समझते, न भाषा को समझते, न सेंटिमेंट को समझते। अब जयपुर से जा करके जो लोग जितने बैठते हैं भाषण देने के लिए, ठीक है एक बार जाइए भाषण दिया, जो भी स्टेट की बात करनी है वो कर ली, लेकिन रणनीति के तौर पर वहाँ के लोकल लोगों का जितना इन्वॉल्वमेंट होता है वही सबसे ज्यादा फायदे का होता है। शायद गोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं। जी गोविंद जी। मैं गोविंद चतुर्वेदी जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल, जयपुर से जो मंत्री वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए वो ना तो इस श्री गंगानगर के मिजाज को समझते थे, न मौसम के मिजाज को समझते थे। वो क्षेत्र को जानते ही नहीं थे, तो वोट क्या मांगे किसी के लिए। हमें चतुर्वेदी जी ने जो बात कही कि लोकलाइज लोगों की बात को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और इसी बात से बीजेपी को यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है अगर वो इस तरह से काम करे अपना। गोविंद गोयल जी, राजेंद्र राठौड़ पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, इस वक्त राजस्थान में वरिष्ठ नेताओं में से एक और रणनीतिकारों में सबसे प्रमुख, वो वहां पर आकर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दोस्त वहां पर आकर पंजाबी में बात कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बाहर से ही था, स्थानीय, और वो खुद हनुमानगढ़ से जुड़े हैं और वहीं से आते हैं। तो स्थानीय नेताओं की बिल्कुल अवहेलना या अनदेखी हुई, ऐसा है क्या? नहीं मीना, अनदेखी नहीं हुई है, लेकिन मान लो आज उप मुख्यमंत्री वहां से आए, वहां से नए बने मंत्री आए, वो ना तो यहाँ के मौसम को समझते हैं ना यहाँ के लोगों को समझते हैं, तो वो क्या इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। राजेंद्र सिंह राठौड़ निश्चित रूप से हनुमानगढ़ के हैं, लेकिन वो हनुमानगढ़ में रहे कितना है। और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी से भी कोई फर्क पड़ा गोविंद जी? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित है, यहाँ के लोगों को नाम से जानती है, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को नाम से जानती है, उनकी सूरत से पहचानती है, उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत फर्क पड़ा हुआ इसका। जी, एक तरफ ये तस्वीर है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी राजस्थान में जो हुई उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, 115 पर आकर जो अटक गए वो बहुत ऊपर जा सकते थे। दूसरा पक्ष ये है कि नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने मंत्र फूंका है कि हमें अभी 2028 टारगेट करना है, परंपरा बदलनी है, इसलिए नई लीडरशिप तैयार की जा रही है, पूरी नई पौध के साथ, नए राजनेताओं के साथ, ईमानदारी और पारदर्शिता के सुशासन के साथ उस परंपरा को बदलने का आज से ही शुरुआत करनी है। राजीव तिवारी जी, बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है ये। देखिए, नई
एक पीढ़ी को तैयार किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एकदम से ही पुरानी पीढ़ी को दरकिनार कर दिया जाए, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है आम आदमी पर भी और उस पर। आप एक परिवार के हिसाब से देखिए, एक उसमें परिवार का मुखिया जब पिता रहता है और वो रिटायर हो जाता है और बेटा वो नई नई नौकरी में लगता है और वो अच्छी नौकरी में पिता से ज्यादा कमाने लग जाता है, तो परिवार में ऐसा नहीं है भाई, वो नया लीडर आ गया एक परिवार का, पिता रिटायर हो गया, लेकिन पिता को दरकिनार नहीं किया जाता। और जिन परिवारों में वो दरकिनार होते हैं तो वो परिवार भी फिर आगे उसमें जो परंपराएं बनती हैं नई, जो दूसरी और उनके बाद की पीढ़ी आने वाली होती हैं, वो सब इस बात को समझ जाती हैं कि एक समय आएगा जब हमको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा किसी भी उससे, और जो हमारे बाद वाली पीढ़ियां हैं वो हमको ओवरटेक कर लेंगी। लेकिन फिर तो वो जो एक चीज होती है, जब वो भावना हर पूरे उसमें आ जाती है, तो उसके बाद देखिए ना कि उनका जो सीनियर पीढ़ी है उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता जाता है, जबकि उनका जो दखल है, जो उनकी पहुंच है, वो नई पीढ़ी से ज्यादा होती है। आज वसुंधरा राजे है या और अपन दूसरे नेताओं की बात कर लें, जैसे कटारिया जी थे, उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया, राजस्थान की राजनीति से एकदम अलग कर दिया गया। तो उन लोगों की जो रीच थी वो अभी नए लोगों की रीच थोड़ी होगी, उनको बनाने में उनको 30 साल लगे। तो ये 30 साल, अब ये 5 साल में जो 28 का लेके चल रहे हैं, तो आप एकदम से उसको मत लीजिए, सबका बराबर महत्व रखिए, आप उनको पद मत दीजिए, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा को तो कम मत कीजिए जहाँ प्रतिष्ठा कम होगी। अब आप ये देखिए ना, राजेंद्र राठौड़ ने वहां जाकर कन्वेंसिंग करी, खूब गए, हनुमानगढ़ के भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ, गोविंद जी अच्छे से जानते होंगे, गोयल साहब। तो आप देखिए ना कहीं तो वो जो विश्वास की कमी आती है आम आदमी में कि अरे यार इन्होंने तो उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं किया था, उनको ही कुछ नहीं समझा था बाद में, जबकि वो सुरेंद्र सिंह राठौड़ इनके राजनीतिक गुरु रहे थे, ये सभी जानते हैं, जगदीश जी भी जानते हैं, गोविंद चतुर्वेदी जी भी जानते हैं और गोविंद गोयल जी भी जानते होंगे। तो आप देखिए जब ये सारी चीजें आती है ना, तो आम आदमी पे, और फिर गंगानगर और बीकानेर संभाग, जो बीकानेर संभाग का गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और जो दूसरी जगह, वहां पर वामपंथी विचारधारा भी काफी पुरानी है, लोगों में वामपंथी विचारधारा वाले लोग भी वहां पे बहुत हैं। तो वो लोग क्या है कि वामपंथी जो होते हैं ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, ज्यादा असर पड़ता है, वो ज्यादा चीजों को अपने हिसाब से उन पर मंथन करते हैं। तो ये जो पहले चुनाव से पहले ही उनको मंत्री बना देना, ये सारी चीजें, वो उसकी कैलकुलेशन उनकी अलग होती है, फिर ये क्यों बना दिया गया, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। और देखिए ये हार बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मतलब कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मतदान के दिन भी जयपुर में थे, प्रदेश के अंदर ही थे, और मतलब जो कन्वेंसिंग सारी चल रही थी उनका सारा वहां से ही, जो केंद्रीय नेतृत्व है वहीं से उनकी सारी मार्गदर्शन चल रहा था, और उसके बाद फिर चुनाव का हार जाना, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखिए इसके आगे क्या नतीजे लोकसभा चुनाव में आते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस जीत के जश्न में आज शामिल नहीं है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी को आना था, लेकिन पता नहीं कैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं फंस गए हैं, परेशानी सर्दी तेज है, प्रदीप जी के थोड़ी सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो शायद इसलिए नहीं आए जी। जगदीश शर्मा जी, जो बात राजीव तिवारी जी ने कही, जगदीश जी ने कही, गोविंद जी ने भी कही कि एक पक्ष ये है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप को दरकिनार किया गया, जिसमें वसुंधरा राजे खास करके। दूसरा पक्ष ये है कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी, जिसमें राजेंद्र राठौड़ का, सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो नाम जितने अभी चर्चा में आए, राजस्थान की राजनीति में चाहे वसुंधरा राजे, चाहे अशोक गहलोत, हम अगर पिछले 25-30 सालों के इतिहास को देखें
तो जब वसुंधरा राजे आई थी तो हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, खंडर कहे गए थे। और राजस्थान में वसुंधरा राजे का भी उस वक्त विरोध हुआ था, जैसे आज बीजेपी जो परिवर्तन कर रही है और आज विरोध हो रहा है। विरोध का तरीका उस वक्त अलग था, आज अलग है। अशोक गहलोत भी जब आए तो नई लीडरशिप को पूरी तरह दरकिनार करके एकदम युवा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह की बातें भी इस प्रदेश में हुई है, इस इतिहास के पन्नों में देखी है हमने, और लगातार उसकी चर्चा भी होती है। जब भी नई पीढ़ी, चाहे वो हम राजस्थान प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, देश में 2004 में जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गई, गोविंद चतुर्वेदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का पार्टी विद द डिफरेंस और उस पार्टी की बात की जिसकी चाल, चरित्र और चलन की बात जो है, तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो एक वोट से चली गई। आज कौन सी सरकारें जो एक वोट से जा सकती है, तो वो तो पूरा का पूरा चरित्र बदल ही गया है। लेकिन सवाल ये है जगदीश शर्मा जी कि बीजेपी की इंटरनल गुटबाजी ने अगर इस चुनाव में एक सीट, क्योंकि 115 सीट पे जब विपक्ष 70 से ऊपर आया है तब भी कहीं ना कहीं उस गुटबाजी की भूमिका रही है। और आफ्टर चुनाव हमने राजेंद्र राठौड़ को खुलेआम चर्चा करते हुए कहा गया है, उन्होंने जो आरोप लगाया राहुल कस्बा वहां के जो सांसद है, और उसके बाद जिस तरह से राहुल कस्बा ने पलटवार किया, तो क्या ये चुनाव में एक तरफ गंगानगर की जनता का पर्सपेक्टिव है कि वो स्वाभिमानी है, उन्हें नहीं चाहिए था कि भाई आप लालच देकर हमसे हमारा वोट लेंगे, वहीं दूसरी तरफ पक्ष ये भी है कि पार्टी की भीतर की गुटबाजी ने भी, जैसा कि गोविंद जी ने कहा कि डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए, राजीव जी। तो जगदीश जी, पहला ये सवाल आपका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। देखिए मीना जी, ऐसा है कि जहां तक पीढ़ी का परिवर्तन जो पार्टी में होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां तो इसी ढंग से ही होता रहा है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब वो आए और उन्होंने पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज जो पार्टी के नेता थे, उन पार्टी के नेताओं को घर बैठा दिया कि अब आप तो आराम करिए और आपकी जन्मदिन पर आकर हम आपको मिठाई खिलाते रहेंगे घर पर आकर और फोटो खिंचवाते रहेंगे, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है, और पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो नई पीढ़ी जब आती है, या वसुंधरा जी आई, तब यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता थे, जैसा कि आपने ही नाम गिनाया, भावड़ा जी थे, चतुर्वेदी जी थे, भंवरलाल शर्मा थे, और कितने ही और बड़े नेता थे। उनको सत्ता नहीं सौंपी गई, नए आदमी को सत्ता सौंप दी। तो सत्ता के लिए जरूरी होता है कि वो बहुत सारे जो मिथक हैं उनको तोड़े, जो बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं उनमें कुछ को ढहाएं, तब वो अपनी जगह पर बनाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। ऐसी सूरत में अगर भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि ये तो एक ही सीट का चुनाव था, बाई इलेक्शन बहुत छोटा सा, लेकिन ये आपको ओवरऑल भी इलेक्शन में दिखा होगा कि ये मिथक तोड़ने का काम होता रहता है। अभी देख लीजिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो 112 एमएलए चुनकर आए, उन 12 में नए कितने हैं, पुराने कितने हैं? नयों की संख्या ज्यादा है, पुरानों को घर बैठा दिया गया है। बहुत सारे लोग टिकट ही नहीं दिया या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन फ्रेश जो फेसेस हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये तो परंपरा होती है, कांग्रेस में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति एक अलग ढंग की होती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तरीका एक अलग है। भले वो ये कहते हो कि चाल, चरित्र और चेहरा जो है वो एक अलग ढंग का लेकर आएंगे हम, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें भी होती है। और ये छोटे से इलेक्शन का जो करणपुर का था, यहाँ पर तो सीधे सीधे 2-3 फैक्ट्री काम कर रहे थे, और जो गोयल साहब ने, गोविंद गोयल जी ने बिल्कुल साफ कहा कि वो एक स्वाभिमान का जो मुद्दा है वो वहाँ काम कर रहा था। मैंने भी कहा कि पगड़ी का इश्यू वहां पर बन गया था भाषण देने के दौरान, तो वो भी रोल प्ले कर गया। फिर जिसको सहानुभूति की जो बात कहते हैं वो भी रोल प्ले कर गया। तो इस तरह की चीजें चली, लेकिन पार्टियों में जो नेतृत्व परिवर्तन या पीढ़ी बदलने की जो चीज होती है वो एक ही तरीके से होती है, जबरन होती है।
उनको नए लोगों को अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि पुरानों को एक तरीके से जबरन एक तरफ किया जाए। जी ये है जी ये है तो बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम इस पुराने से नए की बात को इस वक्त 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 45 मिनट निकल गए हैं प्रदीप जी, बहुत अच्छी बातें आपने सुनी, नहीं आपकी पार्टी के पक्ष में आपको बधाई भी मिली, आपको बधाई आपकी इस जीत के लिए। क्या हो रहा है पार्टी में चर्चा, किसको श्रेय दिया जा रहा है? मीना जी सॉरी, मैं देर से जुड़ सका तो मुझे सूचना देर से प्राप्त हुई, लेकिन जो भी स्थिति है और संदर्भ क्या है मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो अग्रज यहाँ बैठे हैं, एक तो अच्छा फायदा ये हो रहा है कि इस माध्यम से सबसे मुलाकात हो रही है, काफी लंबे समय से मुलाकात भी नहीं हुई, तो इन सभी को अग्रजों को मेरा नमस्कार। साथ साथ ही आपने मुझे बधाई दी, इसलिए शुक्रिया। और मेरा मानना यही है कि जो चुनाव में श्रीकांत का जो रिजल्ट आया है, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक प्रयोग किया था कि एक प्रत्याशी को उन्होंने मंत्री बना करके उसको एक लामबंदी करने की कोशिश की, प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह की राजनीति देश में है, उसमें इतनी एक पारदर्शिता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से सोचें चाहे डिजिटल माध्यम से सोचें, कि आज सबके पास सब तरह की सूचनाएं होती हैं। चाहे राजनीति दल किसी भी तरह का प्रयास करे, लेकिन मतदाता के मन में जो बात बैठी होती है वो उसको अपना अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। और इस चुनाव में मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गंभीर प्रयास हुआ, लेकिन सवाल इतनी सी बात है, सहानुभूति की बात पे टिकट दिया गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें प्रयोग कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ मतदाताओं की एक जागरूकता और उनकी परिपक्वता का परिचायक है कि उन्होंने इस क्षणिक जो उन्होंने फैसला किया पार्टी ने और उनको प्रभावित करने का प्रयास किया, उसके झांसे में वो नहीं आए और उन्होंने अपना निष्पक्ष फैसला सुनाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है। तो ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों को चलाने से ही नहीं होगी। अब आपको उन प्राथमिकताओं पर भी जाना होगा जिसमें उनकी अपनी प्राथमिकताएं और उनकी जो उनकी इच्छाएं हैं वो सर्वोपरि हैं। आप क्षणिक बात से राजनीतिक तंत्र को खंडित कर रहे हैं, आप चाहे तो प्रयोग करें, आप आचार संहिता का उल्लंघन करें, तो मेरा मानना यह है कि शायद अब मतदाता इसे पसंद नहीं करता और वो चाहता है कि साफ सुथरी राजनीति हो। जो भी राजनीतिक दल इसमें भागीदार बने हैं वे आचार संहिता का पालन करें, संविधान का पालन करें और जो वादे वो लोगों से करते हैं उसको वो निभाएं। तो इससे अधिक और मतदाता कुछ नहीं चाहता। मतदाता अपने प्रति ईमानदारी चाहता है और जो दल ईमानदारी से उनके साथ काम करेगा, मेरा मानना है दल भी नहीं, इसे प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल के साथ साथ टिकट दिए जाने की प्राथमिकताएं अलग होती है। लेकिन जिस प्रत्याशी को आप चुनाव में लाते हैं उसकी अपनी सार्वभौमिकता, उसकी व्यक्तित्वता और उसका जो वहां लोकप्रियता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा मानना है कि अब प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दल में उसकी प्राथमिकता महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अब सोचें कि आप किसी मूर्ख बना सकते हैं, किसी छोटे समय के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो मेरा मानना यही है कि चुनाव में संकेत दिया है कि मतदाता बहुत आसानी से प्रभावित होने वाला नहीं है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और जो श्रीकरपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव रिजल्ट आया है, मैं समझता हूं ये मतदाता की परिपक्वता की निशानी है और कांग्रेस ने इसमें विश्वास हासिल किया। इसलिए हमारी पार्टी की लीडरशिप को मैं बधाई प्रेषित करता हूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है कि इस एक चुनाव के नतीजे से और मतदाताओं के रुझान से और मतदाताओं के संदेश से आने वाले दिनों में जब पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, स्ट्रैटेजी बनाएगी, खास करके बीजेपी क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी विफल हुई है, तो वो ज्यादा सतर्क होगी इस तरह के फैसले जो कहीं ना कहीं नैतिकता से दूर थे, जिसकी लगातार चर्चा थी लेकिन पार्टी ने पूरी तरह से अनदेखी की, तो उसका असर होगा सकारात्मक? मीना जी, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो दल जो जितनी गलतियां करेगा उससे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में आप वादे करते हैं, लेकिन वादों पर जिस तरह से राजनीतिक जो परीक्षा दलों की हुई है उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए लोग ही जानते हैं कि जब समय समय पर जिस तरह की घटनाएं होंगी, जिस तरह से कि उनके नेता अपरिपक्व बयान देंगे, भद्दे बयानों का इस्तेमाल करेंगे, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मेरा मानना यह है कि अब मतदाता ने समझ लिया है कि उनका प्रत्याशी बहुत ही संतुलित, उत्तीर्ण, मतलब शिक्षित भी हो और साथ साथ वो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप कार्य करने वाला हो। इसलिए अब की बार के चुनाव में
मेरा ये मानना है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो चाहे कुछ भी हो। पर मुझे पता नहीं क्यों इस बात का एहसास इस बार हो रहा है कि चुनाव के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और जिन प्रत्याशियों की जनसंपर्कता व्यापक होगी, जिनकी प्रतिबद्धता व्यापक होगी, जिनकी क्रियाशीलता व्यापक होगी, मैं समझता हूं लोग उनके साथ जाएंगे। क्योंकि अब पिछले 10 साल के चुनावों में देखा गया है कि नेता भी चुनाव लड़कर 5-5 साल लौटते नहीं है। कुछ अभिनेताओं का इस्तेमाल किया गया, कुछ प्रख्यात व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन राजनीतिक व्यक्तित्व न होने कारण वे व्यक्तिता के संपर्क में नहीं रहे। इसलिए इस बार के चुनाव में मेरा स्पष्ट मानना है कि जो दल उन प्रत्याशियों को चयन करेगा जो जनसंपर्क रखेंगे, उनकी उपलब्धता होगी, उनकी व्यापकता होगी और मुद्दों से जुड़ी बात करेंगे, और इसमें अब क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं। इसलिए इस देश की प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की प्राथमिकताएं अलग अलग है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र बड़े बड़े हैं, इसलिए उनकी अपनी प्राथमिकताएं, उनकी अपनी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण होगी। तारीख में डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी पिछले 9.5 साल से हर लोकसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और जो प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं उससे ज्यादा हावी जो रहा है, या मतदान का जो पैटर्न रहा है, 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में गई है। आरपी विजय जी, अब लोकसभा चुनाव लक्ष्य है और उस लक्ष्य को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे। आप इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर क्या असर देखते हैं? मीना जी, मेरे को 100% अभी भी लगता है, क्योंकि दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, विधानसभा के और लोकसभा के। और मेरा ये मानना है कि हम जिस तरीके से 2 बार 25-25 सीट लेके आए, इस बार भी हम 25 सीट लेके आएंगे। एक बात मैं बता दूं, जैसे प्रदीप चतुर्वेदी जी बता रहे थे अभी, तो ये जीत इनकी तो एक्चुअली क्या है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, नो डाउट। हमारी हार आप इसलिए कह सकते हो कि उनको मंत्री बनाने के बाद में हम हारे हैं, वो कोई हमारी कमी रही होगी, नो डाउट। बट मैं ये कहता हूं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, उनका वोट परसेंटेज घटा है। उन्होंने सीट रिटेन की है, उन्होंने जीती नहीं है, रिटेन की है वो सीट। और रही बात की ये सहानुभूति की लहर थी, उस वजह से ये सीट जीती है। उन्होंने कभी भी, एक बात बताऊं कि ये जो इनका बच्चा है गुरमीत सिंह जी की हो सकता है कि उनकी लोकप्रियता हो, इतनी लोकप्रियता शायद इनकी नहीं थी, बट ये सहानुभूति की जीत हम इसको कहेंगे। रही बात, एक बार गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा था कि राम का मुद्दा या धन का मुद्दा लेकर के और ये जीतते हैं, तो मैं इनको बता दूं कि हम राम के मुद्दे की और धर्म के मुद्दे की बात नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी जो 2014 के अंदर चुनाव जीते थे, उससे ज्यादा सीटें लेकर के 2019 में जीते थे, और 2024 में आने वाले जो टाइम है उसमें मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि हम इस सीट को बढ़ाएंगे और हमारा एनडीए का कुर्बा हम 400 के पार ले जाने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुक्के की जीत है या कोई बात हुई है। और अभी एक पत्रकार साहब जिन्होंने भी बोला होगा, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने कब्जा कर लिया था। मैं एक बात बताऊं कि जिन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने आके कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय थे, अगर आपने 2012 या 13 के अंदर आपने देखा होगा तो उस जमाने में 40-50 हजार से ऊपर की भीड़ नहीं आया करती थी किसी नेता के लिए, किसी भी नेता के लिए, इवन मैं बीजेपी के नेताओं के लिए भी कहता हूं। उसके बावजूद उस जमाने में 2.5 से 3 लाख, 3 से 5 लाख तक एक्चुअली संख्या बढ़ गई थी। तो ये उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। आज की तारीख पूरे वर्ल्ड में वो लोकप्रिय है और उसी की वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती है। हमारा लीडर, हमारा नेतृत्व तो बहुत स्ट्रांग है और उसी का फायदा हमको मिल रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम ये 100% कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। तो ये तो आप स्वीकार करते हैं कि परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी अब व्यक्तिवाद पर पूरी तरह केंद्रित हो गई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर्याय बन गए हैं, इस बात को तो आप व्यक्तिवाद, परिवारवाद की तो बात मैं इसलिए नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक ही परिवार के कोई सदस्य आ जाए, वो बात तो मैं मानता हूँ, बट परिवारवाद में तो उसको परिवारवाद का विरोध करने वाली प्रधानमंत्री बने या उनकी लेगेसी आगे जाकर के बने, उसको मैं मानता हूँ, वो चीज यहाँ पे नहीं। आरपी विजय जी, मैंने कहा परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी अब पूरी तरह व्यक्तिवाद पर केंद्रित हो गई है। तो खैर, अभी तो पूरा देश और दुनिया देख रही है कि बीजेपी व्यक्तिवाद आधारित पार्टी आज बन चुकी है। और क्योंकि आपका नेतृत्व आज करिश्माई नेतृत्व दिखा रहा है, दे रहा है, तो पार्टी की ये स्ट्रैटेजी, रणनीति पार्टी बना सकती है। वो पार्टी का अधिकार है, एकाधिकार है, पार्टी की सोच है, पार्टी की रणनीति। जी आरपी विजय जी बोलिए। मीना जी, मैंने आपको सिर्फ इतना सा कहा है कि उनकी लोकप्रियता का मैंने आपको बताई है कि मैं अच्छी तरीके से, मेरे को मालूम है कि 2013 के अंदर जब वो आए थे
उन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया था। उस समय 50,000 से ऊपर मैंने तो देखी नहीं कोई ऐसी सभाएं जिसके अंदर 50,000 से आदमी ज्यादा आते होंगे। उनके टाइम पे 2.5 लाख से लगा करके 5-5 लाख तक के आदमी आए थे, ये मुझे पता है। ये लोकप्रियता एक्चुअली व्यक्तिवाद नहीं है, ये बेसिकली उनकी लोकप्रियता है और आज भी वो लोकप्रिय है। आज वो कहीं जाते हैं, उसका देखने के लिए लोग लगाते हैं, उनको सुनने के लिए लोग लगाते हैं और उनके जो कार्य क्षमता है आज की तारीख में 2014 के बाद 2019 में जीत के आए और बहुमत से जीत के आए। आज की तारीख में हमारे कांग्रेस जो भी हमारे नेता है वो एक ही बात कहते हैं, क्या साहब ये जुमला किया वो जुमला किया। अरे भाई 2014 के जुमले अगर मैं कहता हूँ 2019 में चुनाव हो गए, उन चीजों को भूलो। विकास किया है आज की तारीख में, आपको पता है वर्तमान में जीने की आदत राजनीतिक दलों और राजनेताओं को होनी चाहिए। फिर आपको नेहरू को और कांग्रेस पार्टी के 70 सालों को कोसना बंद कर देना चाहिए। अब 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल में आपने क्या किया ये इम्पोर्टेंट है। गोविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही हूँ। गोविंद चतुर्वेदी जी, एक चुनाव का, इस विधानसभा के नतीजों का क्या लोकसभा पे कोई असर आप देख पा रहे हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस पार्टी का उत्साह तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह की गुटबाजी वहां पर भी हावी है जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस के तो देश के प्रधानमंत्री ने आकर सबसे पहले मैसेज संदेश ये दिया कि यहाँ गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। इशारा संकेत साफ था कि 5 साल तक कांग्रेस में गुटबाजी रही। तो क्या उस गुटबाजी को दूर करने में भी इस तरह के भले ही छोटे छोटे नतीजे सकारात्मक जो आते हैं उसका परिणाम देखते हैं? मीना जी देखिए, 2 बातें हैं। नंबर 1 जो आपने कहा कि क्या इस एक चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों के अपने मैसेज निकलते हैं। तो ये एक चीज़ तो होगी कि भाई कांग्रेस नई सरकार बनने के 1 महीने के बाद हुए चुनाव को कांग्रेस ने जीता, तो उससे एक कार्यकर्ता का, नेता का एक मूड बनता है, माहौल बनता है, वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 जो आप गुटबाजी की बात कर रही हैं, तो गुटबाजी हमेशा से रही है किसी भी पार्टी में। बीजेपी की आप जनसंघ के समय से बात करें, स्वतंत्र पार्टी की बात करें, लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए और किसी भी दौर की बात कर लीजिए, 1952 से और 2024 तक हर पार्टी में हर समय गुटबाजी रही है, गुटबाजी रहेगी। आप और हम यहाँ मान लीजिए 4 और 3 7 लोग बैठे हैं, 7 लोगों में अपन एक गुट होके नहीं बात करेंगे, 2 गुट होके भी बात नहीं करेंगे। हर आदमी अपनी अपनी बात करेगा। बेसिक वो है कि वो सब मिलकर के जहाँ एक बात करनी है, अभी मान लीजिए देश की बात होगी तो देश की बात पे हम सब एक साथ होंगे। वो मुद्दा ऐसा होगा तो जहाँ कांग्रेस की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, वहां सबको एक होना चाहिए और एक होके सब काम करेंगे जितना होगा। लेकिन गुटबाजी कोई नई आज हो गई है ऐसा नहीं है। गुटबाजी हमेशा से हर पार्टी में चलती रही है और ये चलेगी, ये रुकेगी भी नहीं। हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो किसी भी लगातार समय देख रहे हैं, किसी भी समय की समझ में आती है ये बात आपकी गोविंद चतुर्वेदी जी। और राजीव तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने इसी डर से कि उनके यहाँ भी जो गुटबाजी है वो उन्हें आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है। वसुंधरा राजे के इस वक्त के तेवर उन्हें दिख रहे हैं कि कहीं उनके लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में परेशानी खड़ी नहीं कर दे। ये जो गुटबाजी बीजेपी की है, इसी की चिंता थी कि प्रधानमंत्री 3 दिन यहाँ रहे? नहीं, ऐसी कोई अगर चिंता होती उनको तो वो विधानसभा चुनाव के समय ही उनको अलग थलग नहीं करते। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अभी अपने ऊपर, पार्टी से ज्यादा खुद के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं हूं तो सब कुछ मुमकिन है। और वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो भी आप देखिएगा कि सब कुछ डिपेंड वो उन पर ही होगा, किसी दूसरे नेता पर नहीं होगा या पूरे पार्टी पर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा या तो आप फूल को चुनिए, फूल को देखकर वोट दीजिए, या मेरी गारंटियों पर वोट दीजिए। उन्होंने किसी नेता का या किसी गुट का नाम नहीं लिया उसमें। तो और यही बात, अगर यही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी किसी नेता में आए। और जो विजय साहब कह रहे थे कि 2012 की जो उन्होंने देखी उससे बड़ी मीटिंगें नहीं देखी, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी की, त्रिपोलिया की,
आपने अटल बिहारी वाजपेयी की जो त्रिपोलिया में या जोधपुर के नई सड़क पे हुई थी, या आपने इंदिरा गांधी की जो म्यूजियम पर मीटिंग हुई थी, वो शायद आपने नहीं देखी होंगी। जब वहां इतने संसाधन और सोशल मीडिया और कुछ भी नहीं था, तब 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ वहां पर उनको सुनने आती थी, और इतनी प्रचार की सुविधाएं भी नहीं थी, तब वो आती थी भीड़। तो ऐसा नहीं है, लोकप्रियता हर नेता की हर समय में हुई है। हो सकता है मोदी जी की थोड़ी सी 20-25% ज्यादा हो गई हो, लेकिन पहले भी बहुत लोकप्रिय नेता हुए हैं। और आज भी जितनी सर्वमान्यता अटल बिहारी वाजपेयी की रही है देश में, नागरिकों में, मैं बीजेपी की पार्टी की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन देश के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्वीकार्यता थी, वो उस लेवल पे आज भी मोदी जी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी मोदी की राजनीतिक सफलता अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में भारत के इतिहास में जब दर्ज, देखिए वो सफलता इसलिए है कि दूसरी पार्टियां कमजोर हो गई। जी दूसरी पार्टियों के कमजोर होने का सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिला, और उसका लाभ सबसे ज्यादा मोदी जी की नेतृत्व को भी उसका श्रेय जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका लाभ मोदी जी और पूरी बीजेपी को जो मिला है वो दूसरी पार्टियों के कमजोर होने का मिला है। बिल्कुल ठीक है राजीव तिवारी जी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो सिर्फ ये लिखा जाएगा भारत के पहले, दूसरे, 5वें, 25वें प्रधानमंत्री, और उस समय ये सारे इफ बट के साथ जो हकीकत होगी वो ये होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की तुलना राजनीतिक कद, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ, और जनता में उस वक्त की जो भीड़ थी उसमें सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था, वो भीड़ प्रचारित, प्रसारित और बसों से जुटाई गई नहीं होती थी, वो ऑर्गेनिक भीड़ होती थी। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा थी। लेकिन फैक्ट शीट ये है कि आज नरेंद्र मोदी तुलनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से ज्यादा सफल राजनेता के रूप में, इससे तो हम में से किसी को भी ये इनकार होगा ही नहीं, सब मानते हैं कि आज वो सबसे लोकप्रिय हैं। जी, तो सवाल ये है कि जो आंतरिक गुटबाजी राजनीतिक दलों की जनसंघ से लेकर और 1985 में, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, उस वक्त भी गुटबाजी थी। और वो गांधी जो दरअसल अहिंसा के सबसे बड़े, और मतलब अहिंसा का मतलब यहाँ सिर्फ मारपीट ही नहीं होती है, अहिंसा का मतलब कहीं ना कहीं वो भाव भी होता है जो विरोध की राजनीति को जगह देता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी खड़े हो गए थे। तो गुटबाजी कांग्रेस में भी उस दौर से थी, बीजेपी में भी जनसंघ के दौर से थी। उस तमाम गुटबाजी के बीच में नरेंद्र मोदी इस तथ्य को जानते हुए बीजेपी आज की कि वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी से हमें नुकसान होगा, उस नुकसान को लेकर विधानसभा चुनाव में आना और उस नुकसान के साथ ही लोकसभा में जाना। जगदीश शर्मा जी, आज की बीजेपी की ये कड़वी हकीकत भी है, और लोकसभा चुनाव में इसके नतीजों में जो असर विधानसभा में देखा उसी अनुपात में होगा। मीना जी, मुझे मालूम नहीं कि इसी अनुपात में होगा या कम या ज्यादा होगा, इसका भी अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। लेकिन आपने बताया कि नरेंद्र मोदी एक छत्र लीडर हैं और उनकी पार्टी ढंग से स्ट्रेटेजी बनाकर वार्ड और बूथ तक अपने वर्करों को पहुंचाती है, तो बड़ी उपलब्धि का तो कारण है ही। कांग्रेस में अभी ये प्रक्रिया चालू नहीं हुई कि हर बूथ पर उनके यहाँ पर कोई पन्ना प्रमुख और ये सब पहुंच जाए, तो ये तो है खैर। लेकिन वसुंधरा जी के आने या नहीं आने का जो आकलन है वो पार्टी करेगी। मेरे ख्याल पार्टी को करना भी चाहिए। जब इतना बड़ा निर्णय लिया कि उनको घर बिठाना है, तो पार्टी को ये भी आकलन करना चाहिए कि उनके होने या न होने का क्या प्रभाव पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, और आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये पार्टी को ही सोचना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ एक छत्र सबने माना है कि वसुंधरा जी के जाने से जो नुकसान हुआ है या जो लाभ नहीं मिल पाया, तो ये चीजें कंसिडर होती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमेशा संघर्ष का विषय रहा है, जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे सारी, कि जब पार्टी में नई लीडरशिप आती है तो कुछ न कुछ संघर्ष पार्टी के अंदर होता है।
और उसमें कौन जीतता है ये देखने की बात होती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी ये प्रक्रिया चल रही है मेरे ख्याल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गोविंद जी, माफी चाहती हूँ, 5 मिनट पहले ही हम लेट हैं कार्यक्रम में। अदरवाइज गोविंद गोयल जी एक बार आपके पास जरूर आते। तो आज करणपुर विधानसभा क्षेत्र के नतीजों ने ये साफ संकेत दे दिया है कि जो संवेदना है उसको कहीं ना कहीं प्रलोभन से जीता नहीं जा सकता है, प्रलोभन उस पर हावी नहीं हो सकता है। संवेदना की ज्यादा अहमियत है हमारे समाज में, और आज उस संवेदना की लहर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में इस चुनावी नतीजे के रूप में देखी गई। बीजेपी निश्चित रूप से इस चुनाव के नतीजे से सीख कुछ लेगी और राजनीति की मूल नैतिकता को बनाए रखेगी। इसी विश्वास के साथ आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।